ओके, शुरू करते हैं बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन। कुछ थ्योरी की बात करते हैं। अगर मैं इसके प्रैक्टिकल की बात करूं तो बच्चों इसका प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ज्यादा इजी है। आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सेल ऑफ गुड सॉरी सेल ऑफ एसेट हो रहा होगा, उसमें प्रॉफिट या लॉस आपको निकालना होगा। ठीक है, बात करते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन की। अंशिका बेटा, जल्दी से बताओ डेप्रिसिएशन क्या होता है आपके हिसाब से। ओके, ठीक है। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड के साथ हम लिखेंगे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब हो गया बच्चों लगातार यूज करना। याद रखना है, अगर आपने चीज को यूज नहीं किया होगा तो वहां वियर एंड टीयर नहीं लगता। तो डेप्रिसिएशन में कभी भी बच्चों एसेट फिजिकली कम नहीं होता, और अगर एसेट फिजिकली कम हो रहा है तो इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का नहीं है। मान लो बच्चों ये गाड़ी है, ठीक है। इसमें मैंने कहा है कि भैया मैं इसमें SLM लगाऊंगा 20%। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड 20% लगाता हूं तो आपको ये बात तो पता है ना बच्चों कि 5 साल में ये गाड़ी पूरी राइट ऑफ हो जाएगी। ये पता है ना फॉर्मूला, कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हम जो मेन कॉस्ट है उसका 20% लेंगे, अगर मैं बार बार हर बार उसका 20% लेता रहूंगा तो मैं 5 सालों में पूरा 100% इसको राइट ऑफ कर दूंगा। मतलब मेरी जो बुक वैल्यू होगी एट द रेट 20% ऑफ डेप्रीसिएशन, आफ्टर 5 ईयर्स क्या बचेगी? बोलो बेटा। 5 साल के बाद फिगर बचेगी 0। पर 5 साल के बाद फिजिकली गाड़ी तो उतनी ही होगी जितनी पहले थी। इसका मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ किस चीज में डिक्रीज हो रहा है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में। फिजिकली एसेट में कोई कमी नहीं आती है। जैसे हम अपने फोन की बात करें, जिस दिन फोन खरीदते हैं 20,000 का है, 2 साल बाद बेचने जाएंगे तो शायद 10,000 का भी सेल नहीं होगा। तो वो वियर एंड टीयर की वजह से आपने जितना यूज किया ना, तो यूज करने की वजह से उसका जो यूटिलाइजेशन होता है या फिर एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है। एंड एक बार अगर वो यूज हो गई ना तो मानते हैं अब वो चीज ओरिजिनल नहीं रही है, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फिलहाल बच्चों आपने इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट इसी रीजन से लगाया जाता है फिक्स्ड एसेट पे। बट आपने जो ये लॉ पढ़ा है बच्चों, आपने ये लॉ पढ़ा है गुड्स के लिए, उन गुड्स के लिए जिसको हम कंज्यूम करते हैं। यहाँ ये लॉ मैं बोल रहा हूँ कि लॉ उसके ऊपर नहीं लग रहा, लेकिन वैसा है कि टेंजिबल एसेट्स पे लगाया जाता है। तो जिस तरीके से बच्चों कोई भी चीज जब तक हमारे पास नहीं होती है ना तो हमें उसकी बहुत वैल्यू होती है। एक बार चीज हमारे हाथ में आ जाए तो हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। तो मेरे हाथ में फोन आया, जब फोन नया नया था तो मैंने तो बहुत उसको संभाल संभाल के रखा। एकदम उसके लिए केस बनाया, उसमें आगे स्क्रीन गार्ड लगाया, उस पे कवर लगाया। और उसके बाद 1-1.5 साल बाद मेरे हाथ से गिर भी जाता था, स्क्रीन पे स्क्रैच आ रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आदत हो चुकी है और मेरे को पता है कि अब उसकी वैल्यू मेरे लिए उतनी नहीं है। तो समय के साथ साथ बच्चों हर एक चीज की वैल्यू कम होती रहती है। ये सिंपल सी बात है। यूज के साथ साथ चीज की वैल्यू कम होती रहती है। तो जब यूज के साथ साथ चीज की वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं बच्चों वियर एंड टियर। तो मैंने यही बताया था कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कम होगी, एसेट कम नहीं होगा। अगर बेटा एसेट कम हो जाए तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट। डिप्लीशन तब होता है बच्चों जब एसेट फिजिकली कम हो जाएगा। फिजिकली रिडक्शन इन एसेट। अब ये कब होता है बच्चों? तो आपने ना बच्चों कभी ना कभी कोल माइंस देखी होगी या सुनी होगी। ये तो कोल माइंस उसका बेस्ट एग्जांपल है। कोल माइन से भी बेटर एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो कि आपके घर में ना कोई पूजा है या कुछ है जिसमें बहुत सारे पानी की जरूरत है। तो वो पानी भरने के लिए आपने किसी बच्चे को कहा कि ये ले बेटा एक जग ले। एक जग में आपने 1 लीटर पानी दिया और उससे कहा जा इसको घर तक छोड़ के आ। अब बच्चा चलते चलते उस पानी को थोड़ा सा छलकाएगा छलकाएगा, तो हो सकता है 200 ml 300 ml गिर जाए। घर पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 700 ml बचे, तो 1 लीटर का 700 ml पानी पहुंच रहा है। तो जो बीच में गिर गया
वो हमारा एक्चुअल लॉस है, फिजिकल लॉस है। और फिजिकल लॉस होने के साथ साथ जब फिजिकल लॉस हो गया तो मेरे पास जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो भी कम पहुंची होगी, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स कम होगी तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। बट याद रखना, यहाँ जो वैल्यू कम हुई है बच्चों, वैल्यू कम होने का रीजन वियर एंड टीयर नहीं है। डिप्लीशन में वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? फिजिकली रिडक्शन इन एसेट। ठीक है, तो जैसे कोल माइंस होती है ना बच्चों, जहां पे माइंस होती है, मान लो कि माइंस ना बहुत धरती के, अर्थ के बहुत अंदर की तरफ होती है, तो उन माइंस से जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है ना, तो छोटी छोटी ट्रेन्स बनाई जाती है जिसके थ्रू ना माल बाहर तक आता है। तो ये जब ट्रेन्स बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जितने भी बॉक्स होते हैं इनको भर के भेजते हैं, फुल भर के भेजते हैं। लेकिन जाते जाते वाइब्रेशन की वजह से, इधर उधर टर्न लेने की वजह से इनमें से कोई चीज, कुछ चीजें गिर जाती है, तो उसको भी हम डिप्लीशन बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? डिप्लीशन का मतलब होता है कि जब हमारा एसेट फिजिकली कम हो रहा है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब एसेट की वैल्यू कम होती है। और नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों ऑब्सोलेसेंस। आपने सुना होगा इस वर्ड को। ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे भी आता है, राइट। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है जब बच्चों किसी चीज में टेक्नोलॉजी की वजह से, कहता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया और मेरा जो पुराना एसेट था उसका यूज खत्म हो गया। जो ओल्ड एसेट था ना, मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक बोलते हैं अपडेटेड, एक बोलते हैं डिग्रेडेड। तो वो डिग्रेडेड हो गया, मतलब उसका समय जा चुका है अब। जैसे आने वाले कुछ समय में बच्चों आपके पास ना, जैसे अभी हम नोटबुक होती है, देख रहे हो आप, आज भी बच्चे कितना भारी भारी बैग ले जाते हैं। बट मान के चलिए आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, जब नई जनरेशन आएगी, जैसे मेरे लिए आप नई जनरेशन हो, आपके लिए शायद जो नई जनरेशन आएगी ना, बच्चे को 10 नोटबुक की जगह सिर्फ एक राइटिंग पैड ले जाना होगा, और उस राइटिंग पैड के साथ एक ये मैग्नेटिक पेन होगा कि फोल्डर खोला, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई करी और काम खत्म। ठीक है यार, आइडिया अच्छा है, मैं इस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा होगा बच्चों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो फिर ये जो नोटबुक होंगी, जो ये पेन होंगे, ये सब ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो ऑब्सोलीट याद रखना है बच्चों कि कोई प्रोडक्ट अगर ऑब्सोलीट हो रहा है, मतलब बात वही है कि जैसे बच्चों मान लो कि मेरे पास रजिस्टर है, अभी रखा नहीं हुआ, मान लो कि मेरे पास एक इतना मोटा रजिस्टर रखा हुआ है। रजिस्टर पहले भी उतने पेजों का था, अभी भी उतना पेजों का है, लेकिन मार्केट में अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई तो ये सारे के सारे रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप बचेंगे, फिर कागज का कोई दूसरा यूज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? ऑब्सोलेसेंस, तो ऑब्सोलेसेंस में भी एसेट की वैल्यू कम होगी, और वहां पे फर्क नहीं पड़ता चीज यूज हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन आपका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसकी वजह से जो हमारा मेन एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको थ्योरेटिकली याद रखने हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन इसमें एग्जाम में बनेंगे बच्चों वो तो आप बड़े आराम से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। अब डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपको सिर्फ यही पढ़ने हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे चार्ज करते हैं? ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। वेयर एज डब्ल्यूडीवी में हम किस पे चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन? ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। अब एक छोटा सा अगर आपको मैं कंपैरिजन दिखाऊं, मान लेते हैं बच्चों मैंने एक एसेट खरीदा, ये मैं एसएलएम से कर रहा हूँ, ये मैं डब्ल्यूडीवी से कर रहा हूँ, और मैंने कहा है कि 10% का रेट है, मेथड जो भी हो। कॉस्ट मान लेते हैं 1 लाख रुपीज की है, तो माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 10,000, यहाँ यार 90,000। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन अगेन किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। हमेशा डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे लगेगा। ये आ गया, एक जीरो ज्यादा हो गया, अगेन 10,000 डेप्रिसिएशन के बाद थर्ड ईयर की ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और ये आ गया 80,000। एंड ये बच्चों आपको पता है कि हर बार 10,000 का लगता रहेगा। वेयर एज डब्ल्यूडीबी की बात करें तो पहला डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा, विच विल बी 10,000। अब वैल्यू आई मेरे पास 90,000, तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन इसका 10% होगा, इसका 10% आया 9,000।
रिटर्न डाउन वैल्यू 81,000। अब इस पे 10% लगाएंगे, 8100, 72,900, और नेक्स्ट डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा। तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी बच्चों की स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है और एसएलएम मेथड क्या होता है। अब एक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एसएलएम का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, अंडर एसएलएम डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एसेट से माइनस कर देते हैं हम स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देते हैं लाइफ ऑफ एसेट से। ये डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा एक एसेट, जैसे मैं कहता हूं कि मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी मान लेते हैं बच्चों 2 लाख रुपए की गाड़ी है, तो ये 2 लाख की है ना, तो ये हमेशा डेप्रिशिएट होके कम होती रहेगी, लेकिन कितना? कहते हैं कि जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है ना, वो तो मेरे को हमेशा वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रैप वैल्यू तक ही डेप्रिशिएट होगी, उससे नीचे आप डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो मैं मान लेता हूं बच्चों एक कार है, मान लेते हैं वो 10 लाख की मैंने परचेज करी, उसकी स्क्रैप वैल्यू मान लेते हैं 2 लाख है। तो इसका मतलब मैं उस पे जो टोटल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं ना बच्चों, वो डेप्रिसिएशन में क्लेम कर सकता हूं 8 लाख का। तो ये 8 लाख है जो मैं उसका ड्यूरिंग द लाइफ राइट ऑफ करूंगा या उसमें से चार्ज करके उसकी वैल्यू को कम करूंगा। फिर अगर मैंने उसकी लाइफ से उसे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास डेप्रिसिएशन पर ईयर आ जाएगा। अमाउंट में डेप्रिसिएशन पर ईयर आ गया, आप फिर अमाउंट को क्या करो, अमाउंट को कॉस्ट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट। उसके बाद अगर आपको निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया उसे डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, कॉस्ट ऑफ एसेट से, इंटू 100। क्लियर है ये बातें? ये बात तो आपको पहले से ही पता होगी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवा देता हूं जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा बच्चों। दो ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको एसएलएम और डब्ल्यूडीवी से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं, वर्किंग नोट्स में ही आपको सीधा कैलकुलेशन करनी है। इवन बच्चों कैलकुलेटर का भी मैं आपको यूज बताता, कैलकुलेटर का ना जैसे बहुत सारे यूज होते हैं। जितना अगर आपने एक्सेल किया है, एक्सेल में लैपटॉप में जितने कंप्यूटर पे आपने यूज किए ना, कैलकुलेटर में भी उतने ही यूज होते हैं, बट आम आदमी को नहीं पता होते। ठीक है। हम्म, पहला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1, वैसा ही जैसे मैंने आपसे कहा था, कहता है फाइंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फाइंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इफ आपको कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखी है 10 लाख, आपको स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 2 लाख, आपको लाइफ ऑफ एसेट दे रखी है 10 ईयर्स। कैसे निकालेंगे हम बच्चों, पहले हम निकालेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट, पूरी लाइफ में कितना डेप्रिसिएशन हमें लगाना है। तो 10 लाख की वैल्यू है, 2 लाख माइनस किया, डिवाइडेड बाय लाइफ, पर ईयर कर देते हैं इसे। तो एक साल में डिवाइडेड बाय लाइफ 10 ईयर्स, एक साल में बच्चों 80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें। तो इस हिसाब से अगर मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखूं तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या बनेगा, एक साल में 80,000 चार्ज करना है, टोटल एसेट की वैल्यू 10 लाख रुपीज है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया मेरे पास 8%। क्वेश्चन खत्म। किसी को कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। बढ़ू आगे। एक बार यस नो कर दिया करो बच्चों, ताकि मेरे को पढ़ू ना आगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या निकालना होता है, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल निकालना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल निकालने के लिए आपको बस देखना है कि भैया जिस दिन सेल कर रहे हैं उस दिन एसेट की क्या वैल्यू है। जैसे मैं मान लेता हूं, मैं कहता हूँ 1 2020 को हमने एक प्लांट खरीदा है जिस प्लांट की वैल्यू है 2.5 लाख रुपए की। 1 अक्टूबर 2022 को हमने इसको सेल कर दिया, सोल्ड फॉर
मान लेते हैं 1 लाख। डेप्रिसिएशन कहता है 10% है। एसएलएम मतलब पहला कह रहा है 10% एसएलएम से भी देखो, 10% डब्ल्यूडीबी से भी देखो, बहुत ज्यादा फर्क तो आएगा नहीं, पर वंस अगेन अकाउंट तो आपको बनाना ही नहीं है, आपको बस रफ में जाके कैलकुलेट करना है बच्चों। इतना सा रफ शीट लेना, जैसे सबसे पहले आपने लिख ली कॉस्ट ऑन फर्स्ट फॉर 2020, यहाँ मैं एसएलएम कर रहा हूँ, यहाँ मैं डब्ल्यूडीबी कर लूंगा, तो कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट आ गई मेरे पास 2,50,000। माइनस किया बच्चों पहले डेप्रिसिएशन 2020 एंड 21 के लिए, तो ये आएगा 25,000। माइनस किया ये आएगा 2,25,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर 2021 एंड 22, अगेन 25,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। माइनस किया इसको और मेरे पास वैल्यू आ गई 2 लाख। तो ये वाली वैल्यू आई थी बच्चों मेरे पास फर्स्ट फॉर 2021, फर्स्ट फॉर 2022। अब हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 22। तो आपको पता है बच्चों 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तो एसएलएम मेथड है, एनुअल डेप्रिसिएशन 25,000 बन रहा है, तो 6 महीने का 12,500 बनेगा। इसको मैं माइनस कर देता हूं तो 1,87,500 बनेगा। सो दिस इज कॉस्ट ऑन डेट ऑफ सेल माइनस सोल्ड फॉर कितने की बेच दी, 1,87,500 की चीज को आपने 1 लाख रुपए का सेल कर दिया, तो आपको लॉस ऑन सेल हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 87,500। फिनिश। अब यही अगर डब्ल्यूडीबी की बात करते हैं बच्चों हम, तो डब्ल्यूडीबी में वही पहले तो सेम ही रहेगा, 2,50,000 की वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 2021 25,000, 2,25,000 ये आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑन फर्स्ट फॉर 2021। नाउ 21 एंड 22 का डेप्रिसिएशन। अब इस कॉस्ट का 10% लूंगा मैं, तो 22,500 आ जाएगा और मेरे पास बचेगा 2,02,500। फिर 6 महीने का डेप्रिसिएशन हमें लेना है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन अगर मैं देखूं तो बच्चों इसकी मेरे पास वैल्यू आएगी 10,125। 10,125 इसकी वैल्यू आएगी, तो 10,125 इसमें से माइनस कर लेते हैं, ये आ गया 375 टू एंड 19, 1,92,000। इज इट करेक्ट? हाँ, ये आ गया बच्चों कॉस्ट, इसमें से माइनस कर दो सोल्ड फॉर 1 लाख, और यहाँ से हमारे पास अगेन लॉस ऑन सेल आ गया 92,375। तो देखिएगा बेटा सेम रेट पे अगर हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो डब्ल्यू में अगर सेम रेट होती है तो हमेशा डब्ल्यू में जो कॉस्ट ऑफ एसेट होती है वो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू एसएलएम, क्योंकि हमेशा कम अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं डब्ल्यू को, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब बच्चों आपको ना एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऑलमोस्ट यही होगा, लेकिन ना जो चेंज आएगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा आपने जैसे ये एसेट सोल्ड किया ना, यहां लिख देगा, आपसे कहेगा 1/3 ऑफ एसेट सोल्ड फॉर। ठीक है, और अब वो आपसे दो चीज पूछ लेगा। सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर डेट पे रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट क्या होगी, एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कितना होगा, ये दोनों चीजें आपसे पूछ लेगा। तो अब वही मैं 1/3 वाला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच्चों आपको ट्राई करना है। डेप्रिसिएशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप बस क्वेश्चन करते रहना, जहां फंसोगे वो मुझे बताना। फिर मैं आज का टॉपिक आपसे शुरू करूंगा जो कि होगा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, या मैं सोच रहा हूँ बुक का ही क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा वंस अगेन बच्चों थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जैसे डिप्लीशन अमोर्टाइजेशन, अच्छा अमोर्टाइजेशन तो आपको बताया नहीं, वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे जब वैल्यू कम करते हैं उनकी, तो उसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ये रीजन बता रहा है कि क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है, सारे रीजंस आपको पढ़ने हैं। और ये देखो
मेथड्स देख रहे हो बच्चों कितने सारे हैं। आपको इसमें से किसी भी मेथड का नाम या कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ आपको वही याद रखना है जो एसएलएम है, डब्ल्यूडीबी हमें पढ़ना है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद करके देख लेना। मैं एक बार देख रहा हूँ अगर कोई बढ़िया सा क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिलता है तो। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, फिलहाल आपको ना अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, रफ में बस एक वर्किंग बना लेना। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको वर्किंग बनानी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओह, वो तो खत्म भी हो गया। ये क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है बच्चों, मैं ऐसे रैंडमली एक एग्जांपल बना रहा हूँ आपके लिए। मान लो 1 4 2017 हमने एक मशीनरी खरीदी है, मशीनरी 1। ये खरीदी बच्चों मैंने 5 लाख रुपए की। उसके बाद 1 अक्टूबर 2017 मैंने मशीनरी 2 खरीदी है 2 लाख रुपए की। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है मेरे पास 10% रिटर्न ऑन वैल्यू। और उसके बाद कहता है बच्चों 1 अक्टूबर 2020 को M1 सोल्ड फॉर कितने के पीछे से, M1 सोल्ड फॉर 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए का हमने M1 को सोल्ड कर दिया, या इसको भी करता हूं मैं, हाफ ऑफ M1 सोल्ड फॉर 1 लाख रुपीज। ठीक है, हाफ M1 को सोल्ड कर दिया हमने। अब ध्यान से देखना बच्चों, यही क्वेश्चन मैं आपको स्ट्रेट लाइन में करवा रहा हूं, आप खुद डब्ल्यूडीबी से इसको करेंगे। डब्ल्यूडीबी में बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, या छोड़ो मैं इसको डब्ल्यूडीबी में भी आपको करवा दूंगा। डब्ल्यूडीबी में बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपके पास नोटबुक या रजिस्टर होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे कुछ फिगर्स के ब्रेकअप आपको लिखने जरूरी होते हैं। तो अब देखो बच्चों, बिल्कुल यही एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, आप इसी फॉर्मेट में करो, सारी फिगर्स अपने आप मिल जाती हैं। तो 1 अप्रैल 2017 को मेरे पास जो M1 थी, पहले मैंने जो मशीनरी परचेज करी है M1, उसकी कॉस्ट है मेरे पास 5 लाख रुपीज। उसके बाद 1 अक्टूबर 2017 सेम ईयर में मैंने M2 खरीदी जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज। तो टोटल वैल्यू आ गई मेरे पास 7 लाख रुपीज। अब माइनस करते हैं इसमें से बच्चों हम डेप्रिसिएशन फॉर 2017 एंड 18। तो आपको पता है बच्चों 5 लाख वाली मशीनरी तो ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट ईयर थी, जिसपे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 10% डब्ल्यू पे। अच्छा डब्ल्यू ही करवा रहा हूँ मैं। तो 50,000 का डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा बेटा, और इस पे लगेगा 10,000 का। 2 लाख है, 20,000 एनुअल बनेगा, तो 10,000 बनेगा इसका डेप्रिसिएशन। इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया बच्चों 60,000। ध्यान से देखना क्योंकि गड़बड़ होने के फुल चांसेस हैं। 60,000 मैंने माइनस किया, मेरे पास 1 अप्रैल 2018 को वैल्यू आ गई 5,40,000। क्लियर है? अब बच्चों 5 लाख की वैल्यू थी, 5 लाख में से इसको माइनस कर देता हूं तो इस 54 लाख में से 4,50,000 की वैल्यू तो फर्स्ट एसेट की है। 20,000 में से 10,000 को माइनस कर दिया तो 1,90,000 की वैल्यू इसकी है। शायद कुछ गड़बड़ कर दी है। अच्छा हाँ ठीक, तो 640 आएगा ना, ये माइनस गलत किया था, राइट, ये 640 आ गया बच्चों। अब फिर से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। जब आप डेप्रिसिएशन 18-19 का चार्ज करेंगे तो पहला 45,000 इसका हो जाएगा और 90 इसका हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 45 को और 90 को, तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 64,000 रुपीज। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, जल्दी से बच्चों माइनस करके बताओगे कितना आएगा फर्स्ट 419 को। 5,76,000। अब अगर मैं ब्रेकअप करूं 576 का, तो 19 में से 19 जा चुका है, तो ये हो जा चुका है मेरे पास 171,000। इसमें से 45 जा चुका है तो 4,05,000। ठीक है, ये बन गया मेरे पास डेप्रिसिएशन। अब मुझे इनका निकालना है 10-10%।
तो माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 2019 एंड 20। सेल कब किया है मैंने? 1 अक्टूबर 20 में, ठीक है। बोलो बच्चों कितना आएगा इनका? एक एक जीरो कम, अच्छा ये तो आएगा, पूरे ईयर का लगाना है 57,600। माइनस करके बताओ क्या फिगर आती है ऑन 1 अप्रैल 2020। इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। ब्रेकअप क्या होगा? इनमें से इनका 10% माइनस करो, या ब्रेकअप को अब मैं यहीं लिख देता हूं अलग से, क्योंकि दो मशीनरी थी मेरे पास। तो पहले का बताओ बच्चों, 4,05,000 माइनस 40,500। ठीक है, और दूसरे का 170 है। 15 कैसे आएगा मैडम? ये तो 1,70,000, 71,000 है। तो 1 लाख आई थिंक 53,000 हो गया, 1,53,000। बाकी बच्चे भी कैलकुलेटर से शुरू हो जाओ बेटा, टाइम लग रहा है, जल्दी जल्दी करवाओ ये। कितना आएगा? 170, 153,900। ठीक है, अब देखना बच्चों, अब कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 को सेल करिए, तो सेल तो मैंने ये वाला एसेट करा है, तो इस एसेट को मैंने सेल करा है, तो ये तो एज इट इज रहा ना मेरे पास, तो जो एज इट इज रहा उसका एज इट इज मैंने डेप्रिसिएशन ले लिया, और ये इसकी एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू बचेगी। ठीक है, वॉट एवर इट इज। 510, 1,38,000। अब इसकी बात करूं तो बच्चों पहले तो इस पे मैं लगाऊंगा, पहले मैं इसके दो पार्ट करूंगा, क्योंकि दो में से हाफ पार्ट सेल हो रहा है, हाफ एज इट इज है, तो इसका मैं हाफ कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 18,2250, 18,2250। मान लेते हैं ये हिस्सा है जो मैंने सेल कर दिया, ये हिस्सा है जो मैंने रिटेन कर रखा है। जो रिटेन किया है वो फुल ईयर के लिए रिटेन किया है, तो उसका 10% तो यही बनेगा। इसको माइनस करके इसकी डब्ल्यू आ गई। अब आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर दो, तो बचे हुए एसेट की क्लोजिंग या एट द एंड आपको वैल्यू मिल जाएगी। खैर, अब इस एसेट की बात करते हैं बच्चों, जो भी एनुअल डेप्रिसिएशन है आप उसका हाफ करोगे, तो एनुअल डेप्रिसिएशन इसका भी यही बनेगा। इसका मैं हाफ कर देता हूं, तो क्या बनेगा मेरे पास? राउंड ऑफ कर लेता हूं, 9,112 को मैंने 3 कर लिया, ये बनेगा इसको राउंड ऑफ करके फिगर। और अब ये बन गया हमारे पास 1,73,137। ये मेरे पास फिगर आ गई एज ऑन 1st 10/2020, जिस दिन मैंने सेल किया, और इसको मैंने सेल कर दिया, सोल्ड फॉर 1 लाख रुपीज, और मैंने लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया 73,137 का। ये आ गया मेरे पास लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्लियर है बच्चों? तो अब ये जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया है, किसी भी साल में आपसे डेप्रिसिएशन की, टोटल डेप्रिसिएशन की वैल्यू मांग सकता है आपसे, ये कितना लॉस ऑन पर्टिकुलर एसेट के सेल पे हो रहा है वो मांग सकता है, क्लोजिंग जो एसेट बचेंगे उनकी क्या वैल्यू हो रही है वो मांग सकता है। ये बच्चों मैंने बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन बना रखा है, इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और मोस्टली चांसेस यही है कि डेप्रिसिएशन से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दे एज कंपेयर टू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कर लोगे बच्चों डेप्रिसिएशन? और आपकी बुक में जितने एग्जाम्पल है सिर्फ उसी लेवल के एग्जाम्पल करने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, हो जाएगा ना? ओके। अब बच्चों ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बैड डेट्स, ये आपको मैं अभी नहीं करवा रहा हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब मैं फाइनल अकाउंट्स कराऊंगा, तो फाइनल अकाउंट्स में मैं आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट पहले सिखाऊंगा। तो सारी एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट इनकी होती है जिसपे हम 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, तो फिलहाल ये मैं अभी नहीं करवाऊंगा आपको। बहुत सिंपल होता है ये।
और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक सब करने हैं आपको। और करने के बाद अगर किसी चीज पे डाउट लगे तो मेरे को बता भी देना, क्योंकि कहीं पे कुछ गड़बड़ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है कंसाइनमेंट। आज ही के टॉपिक के साथ बच्चों, जो कंसाइनमेंट हमारा टॉपिक है, इसमें लॉ का भी एक टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। क्या जब मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा तो वहां पे तो ये बात पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अब ध्यान से बच्चों, क्योंकि अभी तक हमने जो भी बात कही थी ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, सीख चुके हो, तो कोई आपने नई बात नहीं सीखी है। लेकिन अब यहां से नई बात सीखनी है, तो इसको बहुत ध्यान से आप देखना। तो अभी जो टॉपिक कर रहे हैं बच्चों, उसका नाम है कंसाइनमेंट। पर ये टॉपिक करवाने से पहले बच्चों, मैं आपको ना एक लॉ का टॉपिक करवाता हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, ध्यान से। अभी आपका एम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करना नहीं है, अभी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी करना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी करना काम है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है बच्चों? एजेंसी होता है जहां एक एजेंसी बनती है, मतलब दो लोग होते हैं बच्चों। एक व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मेन व्यक्ति। एक होता है जिसको हम बोलते हैं एजेंट। इन दोनों की रिलेशनशिप कमर्शियल भी हो सकती है, नॉन कमर्शियल भी हो सकती है। कमर्शियल मतलब जहां एजेंट कमर्शियल काम करेगा प्रिंसिपल के लिए, नॉन कमर्शियल जहां एजेंट ऐसे ही काम करेगा प्रिंसिपल के लिए। तो जो एजेंट है बच्चों, हमेशा माना जाता है दैट एजेंट रिप्रेजेंट्स हिज प्रिंसिपल। एजेंट बच्चों कोई भी एक्ट करता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल को। और आगे लीगली जो मेन चीज है, दैट प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल इज responsible for the act of the agent, for the act of agent। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों, मेरा एक ट्रेनी है, तो मैं अपने ट्रेनी से कहता हूं जाओ मेरे उस क्लाइंट के पास जाके काम करो, तो वहां जाके वो मेरे बिहाफ पे जा रहा है, मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरा ट्रेनी एक तरीके से मेरा एजेंट हो गया। अब ये यहाँ पे ठीक काम करेगा तो भी कहेंगे चलो आपने काम सही कर दिया। अगर इसने वहां पे कुछ गलत काम किया तो वो लोग मेरे अगेंस्ट एक्शन लेंगे, एजेंट के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे। और यही आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पे सीखना है कि अगर एजेंसी में एजेंट ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो प्रिंसिपल के ऊपर एक्शन होगा। यही वाला पॉइंट है बच्चों। जस्ट लाइक आप जब स्कूल में थे तो आप एक तरीके से एजेंट होते हो या अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, स्कूल का कुछ नुकसान कर दिया, तो वहां आपके पेरेंट्स आके भरपाई करते थे, क्योंकि आप अल्टीमेटली उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, ओके। अब बच्चों, इनकी ना आपस में रिलेशनशिप कैसे भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कमर्शियल, कमर्शियल मैंने कहा कि आप मेरे एजेंट बन जाओ और जाके मेरा ट्रेनी का काम करो, कहीं मेरे बिहाफ पे कहीं आप सेल करो, इसलिए मैंने आपको एजेंट बना रखा है। हो सकता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कभी कभी अपना एजेंट बनाते हैं कि जाओ यहाँ जाके ये बात करके आओ, वहां जाके ये काम करके आओ। तो कैसी भी एजेंसी हो सकती है, बट क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गई, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब बच्चों हम कमर्शियल लाइफ में पढ़ेंगे। तो एक स्पेशल टाइप की एजेंसी होती है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में बच्चों दो व्यक्ति होते हैं, वही एक प्रिंसिपल और एक एजेंट। प्रिंसिपल जो होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कंसाइनर, एजेंट को हम बोलते हैं कंसाइनिंग। अब एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, कि आप ना बच्चों कभी भी कोई बिजनेस करेंगे या किसी को करता हुआ देखेंगे ना, तो एक जो दिक्कत आ जाती है, अगर वो सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस कर रहा है ना, तो उसको कहीं ना एक जोग्राफिकल लिमिटेडनेस की वजह से रुकना पड़ता है। लाइक मैं खुद काम कर रहा हूँ बच्चों, अगर मैं जोग्राफिकली लिमिटेड हूं ना, तो मैं सिर्फ एक ही जगह पे रुक के काम कर सकता हूँ। बट मान लो बच्चों, मेरा साड़ी का काम है, मेरा साड़ी का बिजनेस है, दिल्ली में बहुत अच्छा चल रहा है। फिर मुझे लगा क्यों ना मैं अपना बिजनेस गुजरात में करूं या साउथ इंडिया में करूं। अब मैं खुद अगर गुजरात चला जाऊंगा तो दिल्ली में कौन बिजनेस करेगा? तो इसीलिए मेरा एक स्टूडेंट था गुजरात में, मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा है कि तू खाली बैठा है, मैं तेरे को एक काम दे रहा हूँ, मेरा एजेंट बन जा, मेरे बिहाफ पे मेरे गुड्स को बेच दे, बेच के जो भी प्रॉफिट हो रहा है अपना एक कमीशन रख ले और बाकी पैसा मुझे दे दियो। ठीक है। तो कंसाइनर ने क्या किया बच्चों, कंसाइनर ने कंसाइनी को अपॉइंट किया, क्या करने के लिए? उसके बिहाफ पे सेल करने के लिए। तो कंसाइनर कहता है कि भाई मेरे पास ना गुड्स पड़े हुए हैं, आप इन गुड्स को मैं आपको भेज रहा हूं। कैसे भेजेगा गुड्स को? गाड़ी में भेजेगा।
अब बच्चों मान लो कंसाइनर बैठा है दिल्ली में, एजेंट बैठा है मान लेते हैं गुजरात में। तो यहां से ये सामान जाएगा जाएगा जाएगा। जैसे ही कंसाइनी इस सामान को रिसीव करेगा, कंसाइनी अपने पास, देखो बच्चों रिसीव करते हैं ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा सामान अपनी जेब में डाल दिया, कहाँ रखवाएगा उस सामान को? वेयर हाउस में। और वेयर हाउस में रखने के बाद वो उसको सेल कर देगा। सेल के बाद जो भी सेल के रिसिप्ट है वो किसके पास पहुंचा देगा? अपने प्रिंसिपल के पास। और बदले में क्या ले लेगा? बदले बदले में ये ले लेगा इससे कमीशन। ठीक है, ये हो गई हमारी एजेंसी की बात खत्म। तो थ्योरेटिकली समझ आया बच्चों, एजेंट कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है और कंसाइनर कौन होता है? थ्योरेटिकली समझ आ गया? जल्दी बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब और डिटेल में जाते हैं बच्चों। अब मैं, ये तो कहानी थी कि क्या करते हैं ये लोग, कौन होते हैं ये लोग। अब मैं बात करूंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अभी तक बस हम समझ रहे थे, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। फिर से बच्चों वही चित्रकारी, एक व्यक्ति जो है कंसाइनर, एक व्यक्ति जो है कंसाइनर। अब ये जो पेज बन रहा है बच्चों, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसाइनर ने कहा कि भाई मेरे गुड्स ले, ये ले मेरे गुड्स। गुड्स किसको भेज दिए? कंसाइनी को। कंसाइनी ने गुड्स सेल करे, सेल करके जो भी अमाउंट था उसको रिम्बर्स कर दिया। रिम्बर्स मतलब वापस दे दिया कंसाइनर को, जिस पूरे काम के बदले में कंसाइनी को मिल गई उसकी कमीशन। तो अब मैं आपको ना एक अकाउंट बना के दिखा रहा हूं। ये है हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले बच्चों याद रखना, जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, कंसाइनमेंट अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, एक बिजनेस को शो कर रहा है। किसी भी बिजनेसमैन के एक छोटे से बिजनेस को शो कर रहा है, जहां जब ट्रेडिंग अकाउंट तो ट्रेडिंग सबसे यहाँ नहीं, क्यों? क्योंकि भाई ओपनिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं तो आज आपको कंसाइनमेंट दे रहा हूं तो ओपनिंग स्टॉक का सवाल ही नहीं होता। तो पहले बात तो ये आ गई कि जो गुड्स भेजे वो मैंने ले लिया कि मैंने तुम्हें गुड्स भेजे, ये मेरा पहला खर्चा है। फिर टू, जब बच्चों ये गुड्स यहां से यहां तक भेजेगा ना तो कुछ खर्चे आते हैं। तो याद रखना आपको दो खर्चे आते हैं। ये सारा का सारा मैं किसकी बुक में कर रहा हूं? ऑफ कोर्स जिसका बिजनेस है उसकी बुक में सारे अकाउंट बन रहे हैं, कंसाइनर की बुक में। तो कंसाइनर जब भी कोई एक्सपेंस पे करता है तो जनरल एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस की जगह मैं कंसाइनमेंट अकाउंट कर देता हूँ। जो भी खर्चे कंसाइनमेंट के हैं वो सब कंसाइनमेंट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है टू बैंक अकाउंट। और बैंक से बच्चों दो खर्चे देते हैं। पहला होता है फ्रेट। फ्रेट मतलब जब दिल्ली से गुजरात माल भेजना है तो कुछ फ्रेट पे करना पड़ेगा, प्लस मैं हमेशा इंश्योरेंस करवा के अपने गुड्स को भेजता हूं। तो याद रखना है आपको इन दो के अलावा कोई तीसरा खर्चा नहीं मिलेगा। इंटरनल कॉलम में इन दोनों को लिखने के बाद हम इसके टोटल को एक्सटर्नल कॉलम में डाल देंगे। ठीक है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो कंसाइनर के पास ये गुड्स थे, उसने फ्रेट मिलाया, इंश्योरेंस मिलाया, उसके वजह से गुड्स पहुंच गए कंसाइनी के पास। एक बार कंसाइनी के पास गुड्स आ जाते हैं बच्चों तो हम जो भी लिखते हैं उस, जो भी खर्चे होंगे उसको लिखेंगे टू कंसाइनीज एक्सपेंसेस। अब कंसाइनी कुछ खुद कुछ खर्चे करेगा वो अलग बात है, अपनी जेब से थोड़ी करेगा, इसको तो कंसाइनर पैसे दे देगा। जैसे सबसे पहला जो ये खर्चा करेगा वो करेगा पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी। ड्यूटी पेड लिख दिया मैंने। ड्यूटी पेड के बाद बच्चों नेक्स्ट जो खर्चा आता है इसमें वो आता है वेयर हाउस रेंट या गोडाउन रेंट। नेक्स्ट आता है, हो सकता है एडवर्टीजमेंट करे, और इसकी कमीशन। इसकी कमीशन, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो कंसाइनी की वजह से हुए। ठीक है, कमीशन में मैंने स्टार लगा दिया। स्टार मतलब इसमें वर्किंग नोट बनेगा। इधर आता हूं बच्चों, इधर सबसे पहले आता है बाय कंसाइनी। अगेन कंसाइनी, ये वो पैसे हैं जो कंसाइनी को देने हैं मैंने। फिर कंसाइनी का नाम लिखता हूं और वो पैसे जो वो मुझे देगा। तो सबसे पहले कंसाइनी ब्रैकेट में यही मैं लिख देता हूं सेल्स। जितनी भी सेल करी है, सेल सारी कंसाइनी ने करी है, वो बाद में मुझे पैसे दे देगा। सेल के बाद बस दो आइटम और आते हैं बच्चों यहाँ पे, बाय एबनॉर्मल लॉस एंड बाय अनसोल्ड स्टॉक।
बस ये दोनों चीजें और आती है, और इन दोनों में भी मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि इनके लिए भी बनते हैं वर्किंग नोट। और इतना करने के बाद, ये करने के बाद हम टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद मैं निकालता हूं यहाँ पे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, याद रखना बच्चों, हमेशा ही प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं होना तो कोई बंदा कंसाइनमेंट का काम करेगा ही नहीं। आगे फर्दर बच्चों, जो आपको कंसाइनी का नाम दिख रहा है ना जहां जहां, उसी को क्रॉस करके आप कंसाइनी अकाउंट बना लेते हैं। अब देखो कंसाइनी अकाउंट कैसे बनता है। सीधा कंसाइनी नाम से यहाँ पे एक ही चीज आ रही है, तो टू कहां से आई एंट्री क्रॉस होके, कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या आया क्रॉस होके, सेल्स। इधर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ड्यूटी पेड, वेयर हाउस रेंट, एडवर्टीजमेंट, कमीशन। ठीक है, कमीशन के बाद बच्चों ऐसा हो सकता है कि सेल हुई होगी 100 रुपए की, ये सारा खर्चा 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए ऐसा हो, तो टोटल खर्चा 10 का हो गया। तो जो 90 रुपीज बचे हैं ना, वो कंसाइनी पे करेगा अपने कंसाइनर को। अब पे जैसे करे, तो यहाँ पे वो लिख देता है बाय, चाहे बैंक से पे करे, चाहे बीआर से पे करे, चाहे चेक दे दे, या फिर बैलेंस सीडी ही रहने दे, मतलब बाद में दूंगा बैलेंस सीडी। ठीक है, अकाउंट समझ आया बच्चों, अकाउंट्स में क्या क्या आइटम आ रहे हैं। क्योंकि अब मुझे कॉन्सेप्चुअल आइटम पे घुसना है, अब मुझे कॉन्सेप्ट्स पे घुसना है। अभी तक ये सिर्फ नॉर्मल था, कंसाइनी अकाउंट आप बना ही लोगे, ट्रीटमेंट समझ ही जाओगे। पहला कॉन्सेप्ट बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 1, मैं आपसे कहता हूं बच्चों, कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर। जरा मुझे ये बताओ, एक एक बच्चा की लॉस बाय फायर की ट्रेडिंग अकाउंट या फिर जो पीएनएल हम बनाते थे, उसमें क्या ट्रीटमेंट आती है आपके हिसाब से, बताओ। बताओ बेटा, क्या ट्रीटमेंट होती है लॉस बाय फायर की। बोलो भाई बोलो। कोई नहीं है क्या क्लास में? सब शांत बैठे हैं। सोनाली हो आप क्लास में? अच्छा वही चलेगी। ओके अंशिका आप बताओ। वेरी गुड, पहले क्यों नहीं बोला? वेट कर रहे थे नाम लेने का। तो आप परचेजेस में से माइनस कर देते हैं लॉस बाय फायर। ठीक है, लेकिन वहीं पे अभी देखो बच्चों, जो मैंने आपको अकाउंट बनवाया है, इस अकाउंट में मैंने एबनॉर्मल लॉस, मतलब ये मान लो ये भी है लॉस बाय फायर। फायर हो, फ्लड हो, कुछ भी हो, लेकिन एबनॉर्मल लॉस है। इसको मैंने क्रेडिट साइड पे दिखाया है, आप देख रहे हो बच्चों। यहां आपने एबनॉर्मल लॉस को डेबिट में माइनस किया और वहां क्रेडिट साइड पे दिखाया है। तो अब आपको ध्यान से समझना है बच्चों, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, तो ये एक्चुअल में ट्रेडिंग तो होता ही नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। और हम मानते हैं कि जो हम खरीद के लाए हैं उसे मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे, तो आग लगी है ना। हमेशा जब भी ट्रेडिंग अकाउंट आप बना रहे हो या फाइनल अकाउंट्स आप कर रहे हो, याद रखना, जब भी आप फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो, वहां कभी भी लॉस बाय फायर है, तो आप मानेंगे लॉस बाय फायर किस में हुआ है, हमारे रॉ मटेरियल्स पे। ठीक है, वहीं अगर लॉस बाय फायर आपको किसी और टॉपिक में दे रखा है, जैसे पहला आ गया कंसाइनमेंट, दूसरा आ गया जॉइंट वेंचर। जब आप भविष्य में सीएमए इंटर में जाओगे तो आप आगे पढ़ोगे थर्ड, जिसका नाम है जॉइंट वेंचर के बाद ब्रांच अकाउंट, ब्रांच के बाद है डिपार्टमेंट अकाउंट। आपको यही याद रखना है बच्चों कि चाहे कंसाइनमेंट हो, जॉइंट वेंचर हो, इस किसी में भी हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, सीधा हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसको हम बेचते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स में आप क्या मान रहे थे, आग या नुकसान हमेशा किसका होता है, रॉ मटेरियल। इन केस में आप हमेशा मानेंगे कि जो लॉस होता है, जो नुकसान होता है, वो किसका होता है, वो होता है फिनिश गुड्स का। ठीक है, और क्योंकि बच्चों फिनिश गुड्स का नुकसान है, तो इसीलिए हम इसे परचेजेस में से माइनस नहीं करते, क्योंकि परचेजेस तो रॉ मटेरियल का आइटम है, तो रॉ मटेरियल कम हुआ वहां दिखाते हैं, इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं।
क्लियर हुई ये बात आपको? ठीक है, तो याद रखना बच्चों, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में आएगा जब भी वो किसका है, जब भी वो कंसाइनमेंट का है। अगर वही फाइनल अकाउंट का होता तो मैं परचेजेस में से माइनस करता। ठीक है बच्चों, बात खत्म। अब आप देखोगे मैंने ये जो फॉर्मेट बनाया है, इनमें 3 स्टार बना रखे हैं। पहला एबनॉर्मल लॉस, दूसरा अनसोल्ड स्टॉक और तीसरा कमीशन। अब यहां से हमें कुछ थ्योरी के और पॉइंट करने हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मेरे पास कमीशन का। वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं। तो कमीशन बच्चों कहता है कि कमीशन 3 टाइप्स की होती है, ए, बी और सी। कमीशन नंबर ए बहुत इजी है, जिसको हम बोलते हैं जनरल कमीशन। जनरल कमीशन मतलब आप मेरे बिहाफ पे सेल्स कर रहे हो, तो सेल्स के ऊपर हम जो भी परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो दे देंगे आपको। ठीक है, याद रखना किस पे दी जाती है, सेल्स पे। सेकंड को बोलते हैं बच्चों डेल क्रेडियर कमीशन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा भी होगा कि शायद इंटर में जब तक आप जाओ तब तक भूल जाओ, मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि आप ना भूलें तब तक। बच्चों डेल क्रेडियर का कमीशन का मतलब होता है कमीशन गिवन फॉर टेकिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट्स, टेकिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट्स की जगह मैं लिखता हूं कलेक्शन। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, ये है कंसाइनर, ये है कंसाइनी। ये जल्दी जल्दी माइक ऑन करके बताओ बच्चों, ए कंसाइनर है, बी कंसाइनी है। मैं पूछता हूं एक्चुअल में ओनर कौन है गुड्स का, जल्दी बताओ कौन है ओनर। क्लियर है? ठीक है, ओनर ये है। अगर हमने बेच दिया तो सेल्स किसकी होगी, ए की या बी की? जब गुड्स, बी की कौन बोला बेटा, बी की क्यों होगी? बी तो बस उसके बिहाफ पे सेल कर रहा है, लेकिन सेल तो जिसके गुड्स हैं उसी की है ना। तो से ओनर भी वही है, सेल भी उसी की होगी। सेल करने के बाद पैसा कलेक्शन करने की ड्यूटी किसकी होगी? ऑफ कोर्स ड्यूटी उसी की होगी जो सेल कर रहा है। नहीं बेटा, से एक सिंपल सी बात है। आपने कहा कि सर मैं ना आपको गुड्स दे रही हूँ, आप अपने वहां भेज देना। मैंने कहा ये एक्स को भेज दिया, ये वाई को भेज दिया, ये रहे इनके नाम, ये रहे इनके नंबर, मैंने भेज दिया, मेरा कमीशन दो। क्या पैसा कलेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है जब गुड्स आपके हैं? तो आंसर इज नो। लेकिन जब आपने मुझे अपना एजेंट बनाया ना, तो आपने कहा कि सर आप हमारे एजेंट हो ना, तो जिन लोगों को आपने सेल किया आप खुद उनसे पैसे कलेक्ट कर लो। क्योंकि अगर हम पैसे कलेक्ट करना जाएंगे तो पहली बात वो हमारे लोकल नहीं है जिन्हें हम जानते हो सकता है कहीं ना कहीं लैंग्वेज से रिलेटेड भी कोई हमारे बीच में कुछ गैप हो कि मैं उनसे सही से बात करना कर पाऊं, और हो सकता है वो शायद मुझे ब्लॉक कर दे, और मैं तो जानता भी नहीं, घर भी नहीं पता, तो मैं कैसे पैसों की उगाही करूंगा। तो आपने मेरे से कहा कि सर हम ना हमसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लो। आपने कहा कि सर मेरे से ना 3% एक्स्ट्रा ले लो, और सेल का सारा पैसा आप ही रिकवर करवाओ। तो सेल के बदले बच्चों आपने ना मेरे को डेल क्रेडियर कमीशन दे दी, और आपने कहा रिस्क ऑफ कलेक्शन मेरा। तो अब अगर बैड डेट हुए, नॉर्मली आप सोचना अगर सेल हुई है तो जिसकी सेल है बैड डेट तो उसी के होंगे। अगर बैड डेट हुए तो किसके होंगे, ए के। लेकिन अगर डेल क्रेडियर कमीशन आ गई है तो बच्चों बैड डेट्स बी के माने जाएंगे। मतलब आपने बी को पैसे दे दिए और बी से कहा कि भैया ये लो पैसे, आप कलेक्शन आप करो। अब बच्चा ऐसा इसलिए होता है, सोचो मैं बैठा हूं बच्चों यहां दिल्ली में, मैंने कंसाइनमेंट भेज दिया चेन्नई। चेन्नई में कोई अन्ना थे, मैंने अन्ना से कहा कि अन्ना मेरा सारा का सारा सामान भेज दियो। अब उसने किस किस को बेचता, उसने मान लेते हैं बच्चों एक मुत्तू नाम के बंदे को बेचा, एक ए को बेचा, एक बी को बेचा, एक सी को बेचा। अब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूं, इसने कहा कि सर, अन्ना ने कहा सर मैंने आपके बिहाफ पे सारी की सारी सेल कर दी, और जिन लोगों को सेल करी है ये रहे उनके नाम, नंबर, एड्रेस, सारी की सारी डिटेल्स दे दी उनकी। हमने डिटेल्स उठाई, हमने कहा चलो ठीक है डिटेल्स मिल गई, चलो पैसा मांगते हैं। आप यहाँ दिल्ली में रहते हो, आपने फोन किया, पहले मुत्तू को फोन किया, आपने कहा हेलो मुत्तू जी आपको सेल करी थी, वो कुछ पैसे आपको नहीं, व्हाट आर यू सेइंग, आई एम नॉट गेटिंग यू, यहाँ तो इंगे पुंगे करते हुए कुछ लैंग्वेज बैरियर्स आए, आपने नहीं बात कर पाई, या उसने सीधा बोला मैं तो नहीं जानता तुम्हारे को, मेरे को तो अन्ना ने सेल किया था, तुम, मेरे को नहीं पता तुम्हारा पैसा मेरे पास कुछ बचा है कि नहीं बचा। तो बच्चों आप कैसे रिकवरी कर पाओगे? रिकवरी हम अपने पास के लोगों से नहीं कर पाते, तो जहां जोग्राफिकली इतना गैप होगा तो कैसे करवाएंगे? इसीलिए हम सीधा अन्ना से बोलते हैं कि देखो भाई अन्ना,
तुम वहां के लोकल हो, खुद पैसा कलेक्ट कर सकते हो, और जितनों को सेल किया होगा उनसे ज्यादा कनेक्टिविटी तुम्हारी बेटर है एज कम्पेयर टू अस। तो आप अन्ना जी ऐसा करो कि नॉर्मल कमीशन तो अपना लो ही लो, जनरल कमीशन तो तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन साथ में हमसे ले लो डेल क्रेडियर कमीशन, और डेल क्रेडियर कमीशन के बाद हमारी जितनी भी सेल करी है वो सारा पैसा हमें दे दो। अब आपने हमें सारा पैसा दे दिया, हमने डेल क्रेडियर कमीशन आपको दे दी। अब आप खुद जाके इसकी कलेक्शन करो, बेड डेट हो ना हो वो आपके ऊपर है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने कलेक्शन का रिस्क सामने वाले को दे दिया, तो सामने वाला फ्री में तो कोई रिस्क उठाएगा नहीं, तो बदले में वो एक कमीशन लेता है, उसको बोलते हैं डेल क्रेडियर कमीशन। आपको क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप पूछो। बेड डेट का पॉइंट देखो, ये है ए, ये है बी, ओनर ए था, ठीक है, नॉर्मली लेते हैं। बी कौन है? बी है सिर्फ और सिर्फ कंसाइनी, बी सेल करता है। अगर मान लो सेल करने के बाद कोई बेड डेट्स हुए, तो बेड डेट्स किसके होंगे, ए के या बी के? जनरली बेड डेट्स किसके होंगे? ऑफ कोर्स, अगर सेल ए की, गुड्स ए के, तो बेड डेट्स भी ए के, है ना? तो ए अपने बेड डेट से बचने के लिए क्या कहता है, बी को कहता है कि भाई तू डेल क्रेडियर कमीशन ले ले, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले ले। देखो बच्चों, दोनों का फायदा है। बी को कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल गया और उसने कहा ठीक है मैं तो सारा पैसा रिकवर करवा ही लूंगा क्योंकि सब मेरे जानने वाले लोकल लोग हैं, तो तुमने मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लिए और ये लो तुम्हारी सेल के टोटल पैसे। तो इसने कहा था कि भाई तुमने 100 रुपए की सेल करी है, तो 2 रुपए की तो तुम रख लो जनरल कमीशन, और 3 रुपए की रख लो डेल क्रेडियर कमीशन। तो इस बंदे की कमाई हो गई 5 रुपए की। सोचो अगर डेल क्रेडियर कमीशन नहीं होती, इसकी सिर्फ 2 रुपए की कमाई होती, पर 3 रुपए की इसने एक्स्ट्रा कमाई कर ली डेल क्रेडियर की वजह से, जिससे अब ये जो ए है, ए कहता है कि भाई सेल के सारे पैसे दे दे मुझे। मतलब अब अगर बेड डेट हुए, सामने वाली पार्टी ने पैसा नहीं दिया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बी ने कहा है ठीक है आपने डेल क्रेडियर कमीशन दिए तो बेड डेट्स मैं झेलूंगा। तो डेल क्रेडियर कमीशन है बेड डेट्स को झेलने की, समझ आ गए? अब बेड डेट्स इसके हैं तो ये तो झेलेगा नहीं, ये अपने बेड डेट्स किसको दे देगा, कंसाइनी को। और याद रखना है बच्चों, आपके क्वेश्चन में या तो डेल क्रेडियर कमीशन ही आएगा या फिर बेड डेट्स ही आएंगे, दोनों क्वेश्चन में एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है? डेल क्रेडियर कमीशन आ गया तो बेड डेट्स नहीं आएंगे, और बेड डेट्स अगर हैं और क्वेश्चन में डेल क्रेडियर कमीशन नहीं है, तो आप बेड डेट्स की अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर बच्चों बेड डेट हुए, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको पता है सर ओनर के बेड डेट है तो वो अपने एक्सपेंसेस में लिख लेगा, लेकिन क्वेश्चन में बेड डेट्स भी दे रखे हैं और क्वेश्चन कहता है कि भैया डेल क्रेडियर कमीशन है, तो इसका मतलब हम अपने कंसाइनी से कहते हैं कि भैया बेड डेट्स हो गए तो तुम पर्सनली देखना, तो हमारे ऊपर नहीं है। तो अब हमने उसकी जगह एक नया फ्रेश एक्सपेंस कर दिया डेल क्रेडियर कमीशन का बेड डेट की जगह, तो अब हम बेड डेट को नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए आप बस इतना ही समझो कि जब आप कंसाइनी को एक्स्ट्रा पैसा देते हो रिस्क उठाने के लिए, तो उसको डेल क्रेडियर कमीशन बोलते हैं। बाकी जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तब आपको ऑल क्लियर हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको समझाता रहूंगा ये बात। तो डेल क्रेडियर कमीशन के बाद बच्चों नेक्स्ट जो कमीशन आती है उसको बोलते हैं सरप्लस कमीशन। सरप्लस कमीशन क्या होती है बच्चों? मैं आपको ना एक इनवॉइस प्राइस देता हूँ। इनवॉइस प्राइस मतलब सेल प्राइस, कि कम से कम इतने पे तो आप गुड्स को बेचो ही बेचो, लेकिन अगर आप इनवॉइस प्राइस से हायर प्राइसेस पे बेचोगे, तो जो भी हायर प्राइस का अमाउंट है उसका सर्टेन परसेंटेज हम आपस में बांट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि मेरे गुड को आप 100 रुपीज पे सेल करेंगे, इसका इनवॉइस प्राइस हो गया 100 रुपए का, आपने इसको 150 रुपए में सेल कर दिया, तो नॉर्मल सेल पे जो कमीशन है वो तो जनरल कमीशन होती है। ये जो सरप्लस सेल है, सरप्लस सेल मतलब आपने 150 का बेचा, तो मैंने कहा कि भैया आपने ना कुछ एक्स्ट्रा कमा के दिया है मुझे, तो वो सरप्लस अमाउंट है 50 रुपीज का। अब ऐसा करो, इसमें से भी 20% ले लो। जब आपने एक्स्ट्रा जो सरप्लस है उसमें से कुछ हिस्सा दे दिया, तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस कमीशन। क्लियर हुई बात? सरप्लस कमीशन के बाद बच्चों नेक्स्ट जो वर्किंग नोट था, वर्किंग नोट जिसपे मैंने स्टार लगा रखा था, वो था हमारे पास एबनॉर्मल लॉस। क्वेश्चन कहेगा कि यहां से कंसाइनर ने कंसाइनी की तरफ गुड्स भेजे। ये बच्चों ये गाड़ी है, चल रही है चल रही है चल रही है, यहाँ पे गाड़ी कहीं ठुक गई, ठुकने की वजह से 4-5 यूनिट्स खराब हो गई। खराब हो गई तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब ये जो रास्ते में नुकसान हुआ है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कैसे पता करोगे कि इसकी इतनी वैल्यू है?
तो वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका है कि भैया सारे के सारे खर्चे ले लो, टोटल कॉस्ट से टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, आपके पास अपने आप कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। फिर जितनी यूनिट लॉस्ट हुई है उतनी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल लॉस की कॉस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एबनॉर्मल लॉस की अगर मैं वैल्यू पूछता हूं तो ये बताओ बच्चों, ये जो गुड्स गाड़ी में इनमें हमने अभी तक क्या क्या खर्चे करे हैं। तो पहला खर्चा हो गया बच्चों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गुड्स का। ये देखो, ये जो मैंने आपने अकाउंट बनवाया ना, तो जब तक कंसाइनी के पास नहीं पहुंचते तब तक ये खर्चे हो रखे होते हैं। ध्यान से देखोगे सिर्फ 3 खर्चे हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मतलब गुड्स की कॉस्ट, फ्रेट की कॉस्ट और इंश्योरेंस की कॉस्ट। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस नहीं है। तो मैंने आपसे पूछा लॉस की वैल्यू निकालो, तो लॉस के लिए आपने कहा कि सर पहले गुड्स की वैल्यू बता दो। तो गुड्स के लिए मैंने कहा कि भाई पहली कॉस्ट है मेरे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिर उसके बाद ऐड करते हैं उसमें कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। यही बस यही दोनों खर्चे हो रखे हैं। कंसाइनर एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, पहला होता है इंश्योरेंस और दूसरा होता है फ्रेट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, यही दो खर्चे होते हैं बस। तो बच्चों गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड कंसाइनर एक्सपेंसेस, इन दोनों को हमने ले लिया। इन दोनों को लेने के बाद मैंने इसको डिवाइड कर दिया यूनिट्स कंसाइन से। तो आप कहोगे कि हमने जब गुड्स बेचे और कंसाइनी तक गुड्स नहीं पहुंचे हैं तब तक हमने गुड्स पे ये कॉस्ट कर दी है, ये कॉस्ट करिए सारे गुड्स पे, तो सारी यूनिट से जो यूनिट्स कंसाइन करी उससे डिवाइड कर दिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया एबनॉर्मल लॉस्ट यूनिट से। याद रखना बच्चों ये टोटल कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड किया तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई, कॉस्ट पर यूनिट को एबनॉर्मली लॉस्ट यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू या कॉस्ट आ जाएगी। बाकी जब प्रैक्टिकल करेंगे बच्चों तब और अच्छे से समझ आएगा हम हमको। थर्ड जो वर्किंग नोट बनता है बच्चों वो हमारे पास बनता है स्टॉक का, अनसोल्ड स्टॉक, कि जो मेरा स्टॉक नहीं बिका, क्लोजिंग स्टॉक जो अनसोल्ड है, तो मेरे अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू क्या रहेगी। तो याद रखना बच्चों अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू के लिए मैं पूछूंगा बताओ अनसोल्ड स्टॉक की कॉस्ट क्या है। तो आप फिर से पूछोगे कि अनसोल्ड स्टॉक तो कंसाइनी के हाथ में जाके हुआ, कंसाइनी ने कुछ बेच दिया कुछ नहीं बेच पाया, तो यहाँ पे कंसाइनी के हाथ में जा चुका है तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस भी एड ऑन हो जाएंगे। तो यहां जैसा एक क्वेश्चन था बच्चों, सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लिया कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पहली ये कॉस्ट ले ली, फिर उसमें मैंने ऐड किया बच्चों गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट पे मैंने ऐड किया कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, कंसाइनर एक्सपेंसेस फिर से कौन कौन से थे, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। फिर फर्दर बच्चों इसमें ऐड करता हूं मैं कंसाइनीज एक्सपेंसेस, बट आपको याद रखना है कि कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आता है। फिर माइनस एबनॉर्मल लॉस, जो एबनॉर्मल लॉस आपको हो चुका था ना पहले इस अमाउंट का, इसको माइनस कर देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मेरे जो गुड्स हैं उनकी ये वैल्यू थी, उन पे ये खर्चा हुआ और कंसाइनी ने ये खर्चा किया। अब कंसाइनी के मैं हमेशा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लूंगा, क्यों, क्योंकि जो कंसाइनी है बच्चों जैसे वो मेरा कंसाइनमेंट का काम उठा रहा है ऐसे वो 10 लोगों का काम उठाता होगा। तो मैं उससे कहता हूं कि भैया सिर्फ मुझे वही खर्चा बताना जो मेरी वजह से आपका हो रहा है, मेरी वजह से मतलब क्योंकि मैंने आपको गुड्स भेजे, सिर्फ उस वजह से अगर आपका नुकसान हो रहा है सिर्फ वही खर्चा मुझे आप बताओ। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए बच्चों तो हमारा जो कंसाइनी है, कंसाइनी क्या क्या खर्चे करता है अपने लेवल पे। पहला, कंसाइनी पहला खर्चा करता है बच्चों ड्यूटीज पे करता है। अब यहां से मैं आपको ड्यूटी की भी बात बताता हूं कि ड्यूटी क्या होती है। दूसरा करता है बच्चों वेयर हाउस या गोडाउन रेंट। तीसरा करता है बच्चों ये एडवर्टीजमेंट। चौथा करता है ये क्या लो इसमें ड्यूटीज पाई गई है, ठीक है यही 3 खर्चे ले लेते हैं। आपको ये बताना है बच्चों इनमें से कौन सा खर्चा रिकरिंग है कौन सा नॉन रिकरिंग है। मतलब रिकरिंग जो हमेशा होता रहता है, गुड्स आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और नॉन रिकरिंग जो गुड्स के होने की वजह से खर्चा हुआ है। तो याद रखना बच्चों पहला ये जो खर्चा है ड्यूटीज पेड, ड्यूटीज हमेशा याद रखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टैक्स एंड ड्यूटी। टैक्स हमेशा उस पे लगाया, टैक्स हमेशा पैसों पे ही लगाया जाता है, चाहे वो सेल का पैसा हो या इनकम का पैसा हो। ड्यूटी हमेशा गुड्स पे लगाई जाती है, याद रखना बच्चों ड्यूटी हमेशा गुड्स पे लगाई जाती है। तो मान लो कि आपने विदेश से कंसाइनमेंट मंगवाया था तो आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी होगी, आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे सामान पहुंचाया है तो वहां पे आपने
उसको स्टेट ड्यूटीज बोलते हैं, वो पे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सामान ही नहीं मंगवाता तो क्या मुझे ड्यूटी पे करनी होती? आंसर इज नो। सर सामान ही नहीं होता तो ड्यूटी नहीं होती, तो ये खर्चा कैसा हो गया? नॉन रिकरिंग, क्योंकि गुड्स आए हैं सिर्फ इसीलिए हम इसको पे कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों वेयर हाउस रेंट। आपको रेंट पता है, रेंट होता है रिकरिंग नेचर का। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से सामान लेता हूं तो मैंने वेयर हाउस ले रखा है, वहीं पे सारा सामान रखता हूँ। अब मेरे से वो पूछता है कि रेंट का जो खर्चा है, ऑफ कोर्स रेंट का खर्चा है मैं अपनी जेब से दूंगा, बट रेंट रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? तो ये कैसा हो गया बच्चों खर्चा? ये रिकरिंग खर्चा हो गया, क्योंकि जो कंसाइनी है ना, हर महीने दे रहा है। अगर मैं उसे अपने गुड्स ना भी देता तो भी वो इस खर्चे को दे रहा था, तो इसीलिए इस खर्चे को मैं बोलता हूँ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट आता है बच्चों एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करता है, ये रिकरिंग भी हो सकता है, नॉन रिकरिंग भी हो सकता है। नॉर्मली आपको पता है बच्चों, एडवर्टीजमेंट एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, एक बार कर दिया तो हो गया, खत्म, छोड़ दो। तो नॉन रिकरिंग की ट्रीटमेंट हम इसको लेंगे ये सोच के कि एडवर्टीजमेंट हम हमेशा अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकली करवाते हैं। तो अगर मैं अपना प्रोडक्ट ही नहीं दूंगा तो उसकी एडवर्टीजमेंट भी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो ये भी हो गया नॉन रिकरिंग। ये सारे के सारे आइटम्स ऐड करें बच्चों, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया इसको अनसोल्ड यूनिट से, अनसोल्ड यूनिट्स। और फिर इसे डिवाइड किया हमने यूनिट्स कंसाइंड, यूनिट्स कंसाइंड माइनस यूनिट्स लॉस्ट एबनॉर्मली। तो जो हमारा एबनॉर्मल लॉस था यूनिट्स का, याद रखना डिनोमिनेटर में यूनिट्स रहेगी, न्यूमरेटर में अमाउंट रहेगा। तो यहाँ एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट है और यहाँ उसकी यूनिट्स है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फिनिश। अच्छा, अब देखो बच्चों, मैंने आपको 3 वर्किंग नोट बनवाने थे। पहला था कमीशन का, दूसरा था एबनॉर्मल लॉस का, और तीसरा था अनसोल्ड स्टॉक का। ये तीनों के तीनों वर्किंग मैंने आपको बना दिए। वर्किंग के बाद बच्चों मैं आपको ना, ये आज की कक्षा में बस यहीं तक कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मैं आज नहीं घुस रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन शुरू करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास मेरे को लंबी रखनी है, तो अकाउंट्स की नेक्स्ट क्लास में कल ही रख रहा हूँ, हम परसों का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि 1.5 घंटे में ये टॉपिक नहीं हो पाएगा। मेरे को एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन करवाने हैं, तो डिटेल में समझाऊंगा तो टाइम टेकिंग होगा। तो इसकी क्लास मैं कल रखूंगा। कल क्या टाइमिंग होगी इसकी वो मैं बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि शायद मैं 11 साढ़े 11 आपकी क्लास रख लूंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आज का है। जो भी किया है ये वीडियो में थोड़ी देर में ही आपको दे दूंगा, आप इसके वर्किंग बना लेना, दोबारा से देख लेना, बाकी कल मैं आपको दोबारा कराऊंगा। And याद रखना बच्चों, कंसाइनमेंट पूरा का पूरा टॉपिक सीएमए इंटर में भी है और एग्जाम में भी आता है सीएमए इंटर में, तो इसलिए आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ पूछना है अभी तक जो भी करवाया, कोई भी वर्किंग नोट था, कुछ पूछना है तो पूछ लो। है कोई डाउट किसी का? नहीं है?